नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष की औपचारिक शुरुआत से पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 18 स्थानों पर विभिन्न लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। आज से लेकर 2 अक्टूबर यानी पूज्य बापू की जयंती तक देश भर में हम सभी नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ अपने देश को, अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान करेंगे, अपना योगदान देंगे। दिवाली के समय हम देखते हैं घर कितना ही साफ सुथरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन दिवाली आते ही पूरा परिवार घर के हर कोने की स्वच्छता में लग जाता है। वैसे ही हमें भी देश के हर कोने में सफाई का ये स्वभाव हर महीना, हर वर्ष बनाते रहना होगा। 4 वर्ष पहले जो अभियान शुरू हुआ, स्वच्छता का आंदोलन, अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्र का हर तबका, हर संप्रदाय, हर जाति, हर उम्र के मेरे साथी इस महाअभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव हो, गली हो, नुक्कड़ हो, शहर हो, कोई भी इस अभियान से अछूता नहीं है। 2014 में भारत की स्वच्छता का कवरेज सिर्फ 40% था। आज आप सबके पुरुषार्थ और संकल्प का परिणाम है कि स्वच्छता का कवरेज 90% से अधिक, 90% से ज्यादा हुआ है। किसने सोचा होगा कि पिछले 4 वर्षों में हम स्वच्छता के कवरेज में उतनी प्रगति कर लेंगे जितनी उससे पहले करीब करीब 60-65 साल में भी नहीं हो पाई। क्या कोई ये सोच सकता था कि भारत में 4 वर्षों में करीब 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो? क्या किसी ने ये कल्पना की थी कि 4 वर्ष में लगभग 4.5 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे? क्या किसी ने कल्पना की थी कि 4 वर्षों में 450 से ज्यादा जिले खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे? क्या किसी ने कल्पना की थी कि 4 वर्षों में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो सकते हैं? यह भारतवासियों की, आप सब स्वच्छाग्रहियों की ताकत है। इस स्तर का बदलाव सिर्फ सरकार कभी नहीं ला सकती। बात चाहे हेल्थ की हो या वेल्थ की हो, स्वच्छता लोगों के जीवन में सुधार लाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एक अनुमान के अनुसार 3 लाख लोगों की जिंदगी बचाने में स्वच्छता की भूमिका होगी। और एक स्टडी बताती है कि स्वच्छता से डायरिया के मामलों में 30% की कमी आएगी। लेकिन भाइयों और बहनों, सिर्फ और सिर्फ शौचालय बनाने भर से भारत स्वच्छ हो जाएगा ऐसा नहीं है। टॉयलेट की सुविधा देना, कूड़ेदान की सुविधा देना, कूड़े के निस्तारण का प्रबंध करना, ये सारी व्यवस्थाएं एक माध्यम है। स्वच्छता एक आदत है जिसको नित्य के अनुभव में शामिल करना पड़ता है। ये स्वभाव में परिवर्तन का यज्ञ है जिसमें
देश का जन जन आप सभी अपनी तरह से सक्रिय योगदान दे रहे हैं। मेरा प्रयास है कि स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े आपके अनुभव सुनूं, आपसे कुछ सीखूं और फिर हम सभी मिलकर के श्रमदान करेंगे। आज हमें हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाने का अवसर मिलेगा। वहां जो प्रयास हो रहे हैं उसकी जानकारी सीधी मिलने को अवसर मिलेगा। और मुझे बताया जा रहा है कि सबसे पहले जहां से सूरज निकलता है वो हमारा पूर्वी इलाका असम के डिब्रूगढ़ में, वहां जो नौजवान उपस्थित हैं, जो युवा स्वच्छाग्रही हैं, मुझे उनके पास पहुंचना है। आइए हम असम पहुंचते हैं, डिब्रूगढ़ पहुंचते हैं। बताइए डिब्रूगढ़ के नौजवान मेरे साथियों, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जितुमणि टायल जवाहर नवोदय विद्यालय डिब्रूगढ़ की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सर, आज हम सभी आपसे बात करने का मौका पाकर बहुत ही खुश है। हमारे विद्यालय के पड़ोसी गांव है औफलिया। सर, आज यह गांव डिब्रूगढ़ का सबसे सुंदर एवं स्वच्छ गांव है। यहाँ की जनता ने स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में अपनाया है। सर, आपके आह्वान पर सन 2014 से संचालित स्वच्छता अभियान ही इस परिवर्तन का कारण है। आज इस गांव के हर घर में शौचालय है, पानी के स्रोत निर्मल है, गली एवं सड़कें साफ और सुंदर है। अब स्वच्छता यहाँ के लोगों की जीवनचर्या है। हम स्कूली छात्रों ने नुक्कड़ नाटकों और सफाई अभियानों से इस गांव में स्वच्छता का प्रचार किया है। गांव के सभी सड़कों में बांस के बने खंभों पर स्थित रंग बिरंगे गुलदस्तों में फूलों से सजाए गए हैं। बांस के कूड़ेदानों में हम जैविकी और अजैविकी मालिन्यों को अलग अलग से इकट्ठा करके इनका संस्करण करते हैं। सर, आसपास के सभी गांवों को भी हम स्वच्छ आदर्श गांव बनाएंगे। सर, स्वच्छता का जो बीज आपने हमारे मन में बोया है वह एक विशाल वृक्ष बनेगा ही। इस कार्यक्रम के बाद हम यहाँ पर मौजूद सभी विद्यार्थी और गांववासी मिलकर श्रमदान करेंगे और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कुमारी जीतूमणि ताय और सभी इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए विद्यार्थी बंधु भगिनी, देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सहपाठियों को, आपके स्कूल के सब साथियों को, मेरे नौजवान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद करता हूं। आप जैसे युवा जब किसी मिशन का केंद्र बनते हैं तो सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। आज मैं कह सकता हूं कि स्वच्छता के इस आंदोलन को भी देश की बेटियों ने ही सबसे अधिक शक्ति दी है। देश के हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट का जो अभियान सफल हुआ है, उसके पीछे भी आप सभी की प्रेरणा है। आप सभी इस बात के उदाहरण हैं कि देश का युवा मन जब कुछ ठान लेता है तो करके दिखाता है। आप जो बात समाज में, परिवार में करते हैं, उसका महत्व होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग उन बातों को सुनते हैं, समझते हैं। आप सभी एक प्रकार से इस सामाजिक परिवर्तन के एम्बेसडर है, दूत है। आप खूब पढ़े लिखे, खूब सफल हो और देश के सम्मान को और बुलंदी दें और साथ में स्वच्छता के लाभ के बारे में गांव-गांव तक जागरूकता फैलाएं। यही मेरी कामना है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
आइए हम गुजरात चलते हैं, एकदम पश्चिमी छोर पे। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अंजना विक्रम भाई पटेल श्री प्रेम रंग अवधूत महिला क्रेडिट और कंज्यूमर सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ और श्री योगेश्वर ग्राम विकास ट्रस्ट की भी चेयरपर्सन हूँ। हमारे यहाँ के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने और आपके साथ बात करने का जो मौका मिला है वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ की जो सहकारी संस्थाएं हैं उसमें से किसानों और डेयरी वालों को वो उधार दिया जाता है। जो उधारी से वो लोग 6 लाख से भी ज़्यादा संख्या में डेयरी वाले जुड़े हुए हैं। 1,88,000 से ज़्यादा भी सहकारी बैंकों के साथ जुड़ गए हैं। उनको जो उधारी देते हैं उनमें से वो लोग काम करते हैं। और सहकारी संस्था के माध्यम से जो आपने विचार रखा है स्वच्छता का, उसका आज बड़ा वटवृक्ष बन गया है। यहाँ पर जो भी स्वच्छता का काम हो रहा है उसमें सहकारी संस्था वाले पूरे तन मन से जुड़े हुए हैं। और हमारा मेन लक्ष्य है नारी का उत्थान, महिलाओं का उत्थान के लिए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें कई महिलाओं को तो पंचायत से भी जुड़ी है और पंचायत का नेतृत्व करते करते महिलाओं स्वच्छता अभियान में सबसे ज़्यादा गौर कर रही है। और स्वच्छता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी महिलाओं का काम है, क्योंकि महिला घर घर जा सकती है, सबको समझा सकती है। उसी ट्रेनिंग हम महिलाओं को भी देते हैं और सारी महिलाओं गाँव में गली नुक्कड़ मोहल्ले में जाके सबको समझाती है और स्वच्छता पे भार देती है। इस सहकारी संस्था के माध्यम से हम बच्चों पे भी ज़्यादा गौर कर रहे हैं और ज़्यादातर अभियान बच्चों के साथ भी लगा रखा है, क्योंकि बच्चे अगर सीखेंगे तो भविष्य में ये सफल हो जाएंगे। और सहकारी ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद सहकारी संस्था, डेयरी और कृषि लोग सभी जो यहाँ पर बैठे मौजूद है, बड़ी तादाद में सब बैठे हुए हैं, वो सब श्रमदान करेंगे और यहाँ स्वामीनारायण मंदिर राधनपुर 4 रास्ता के पास पूरा सफाई का काम करेंगे। और यहाँ से छूटने के बाद सब अपने अपने परिसर में जाएंगे, वहाँ भी पेड़ पत्तों और स्वच्छता का काम करेंगे। और हर गांव में सभी सरपंच अपनी अपनी टीम के साथ स्वच्छता अभियान करेंगे। मंजिल बहुत दूर है, लेकिन ना हम रुकेंगे, ना झुकेंगे और ना हटेंगे। सर, आपका जो ये अभियान है उसको हम सफल बनाने में पूरा योगदान करेंगे और पूरी ताकत से हम लड़ते रहेंगे। अंजना बहन, आप जैसी लाखों करोड़ों महिलाओं ने स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती दी है, दिशा दी है। महसाणा में किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े लोग और खासकर महिलाएं इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो तो मैंने खुद भी देखा है। सहकार और सहभाग, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी भावना को आप सभी ने स्वच्छाग्रह से जोड़ करके बहुत उत्तम कार्य किया है। साथियों, अस्वच्छता, गंदगी विशेष तौर पर हमारे गरीब के जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे बीमारी के दल दल में धकेल देती है। डायरिया जैसी अनेक बीमारियों का सीधा संबंध गंदगी से है। ये बीमारियां लाखों जीवन हमसे छीन लेती है। आज एक देश के तौर पर हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान के चलते डायरिया के मामले में बहुत कमी लानी है, आई भी है। हाल में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में आपने भी पढ़ा होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से देश के 3 लाख बच्चों का जीवन बचने की संभावना बनी है। इसलिए निश्चित तौर पर आप सभी की कोशिश है, आपका ये स्वच्छता के लिए आपकी सेवा लाखों परिवारों के घर में अंधेरा होने से बचा रही है। इससे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की स्थिति में भी सुधार आ रहा है। यानी आप इस अभियान से समाज में इतना व्यापक परिवर्तन ला रहे हैं। मैं महसाणा और पूरे गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटियों का आह्वान करूंगा कि वो इसी तरह स्वच्छता को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए काम करती रहें। आपका ये प्रयास सिर्फ गुजरात को ही नहीं, देश को भी स्वस्थ बनाएगा। आप सभी के सेवा भाव को
नमन करते हुए आइए हम लोग चलते हैं एक और क्षेत्र में और एक इलाके में। वहां बड़े बड़े दिग्गज उपस्थित हैं। आप सब देख रहे हैं भारत के सबसे सम्मानीय उद्योग जगत के नेतृत्व करने वाले श्रीमान रतन टाटा जी और इस सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। आइए, उन्होंने सक्रिय योगदान है, उनकी बातें हमें कुछ सीख दे सकती हैं। मैं अमिताभ जी से निमंत्रण देता हूं, आइए आप भी हमें कुछ संदेश दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूं आपको और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज हमें यहाँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव पे आमंत्रित किया। 4 वर्ष पहले आपने देश का परिचय करवाया इस अभियान से और तब से अपने आप को एक देश का नागरिक समझकर मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं और जो कुछ भी एक व्यक्तिगत तौर पे हो सके उसे करने का प्रयत्न करता रहूँगा। कई सारे जो प्रचार के अभियान थे उनमें मैं शामिल हुआ और उनका प्रचार किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर वो मेरी शक्ल और आवाज़ से प्रचार करवा रहे हैं तो इतना ही काफ़ी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ना चाहिए। इसलिए कई एक ऐसी जगहों पर हमने जा कर के स्वयं काम किया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मुंबई में एक वर्सोवा बीच है, जिसे जब मैं वहाँ पहुँचा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बीच तो दिख ही नहीं रही थी, केवल वहाँ पर कूड़ा था और कुछ नहीं। जो कुछ भी इंसान समुद्र के अंदर फेंक रहा था वही समुद्र वापस जमीन को दे रहा था। वहाँ पर जाकर के हमने स्वयं काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक व्यक्ति की भावना थी। उसने एक दिन सुबह उठ करके कहा कि मैं इस बीच को साफ रखना चाहता हूँ और वो काम करना उसने शुरू किया और साथ साथ लोग उसके साथ जुड़ते गए। मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि जब उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला तो जितना भी कूड़ा था वो रेत के नीचे दबा हुआ है और उसे निकालने में इन लोगों को अपने हाथ से रेत को खोदना पड़ता है और वहां से अंदर जितनी गंदगी उसे निकालना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। कहने साहब, हमारे पास न तो यंत्र है न धन है, हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे लिए कोई एक ज़मीन खोदने वाली मशीन लग जाए। तो मैंने अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर से उनको एक मशीन खरीद करके दी। फिर उन्होंने कहा कि एक हमें ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि जितना कूड़ा मलबा निकलता है उसको उस ट्रैक्टर में लाद के हम कहीं और भेज देते हैं। जो गार्बेज डंप होता है शहर का, वहाँ जाता है। वो भी हमने उनको दिया। साथ साथ मुझे लगा कि टेलीविज़न, जो कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, उसके द्वारा एनडीटीवी के द्वारा एक प्रतिवर्ष हम एक टेलीथॉन करते हैं 12 घंटों तक का, बिना रुके 12 घंटे हम स्वच्छता की चर्चा करते हैं। देश के अलग अलग कोनों से बात करते हैं। जहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं जो कि स्वच्छता की ओर काम कर रही हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना परिवर्तन आया। और इनसे देखिए क्या हुआ कि पहले वर्ष एक स्वच्छ एक्सप्रेस हमने चालू किया, जो कि एक बस चली तकरीबन 350 गाँवों में और बच्चों को शिक्षित किया गया उसके माध्यम से कि कैसे स्वच्छता को रखना चाहिए। फिर अगले वर्ष हमने स्वच्छता की पाठशाला खोली, जहाँ स्कूल में जा करके हमने जो विद्यार्थी थे स्कूल से, उनसे बात की और उनसे कहा किस तरह हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। फिर मेरा ऐसा मानना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ भी रहता है, अगर अपने इर्द गिर्द की 10 गज जमीन को वो साफ सुथरा रखे तो जो पूरा इलाका है उसका वो साफ सुथरा हो जाएगा। एक अभियान उस समय टीवी वालों को अच्छा लगा और एक अभियान शुरू किया 10 गज हमारे 10 गज, और इससे इसका प्रचार हुआ और थोड़ा बहुत इसका उपयोग भी हो रहा है। फिर पिछले साल और आगे वर्षों में भी हमने क्लीनाथॉन किया, जहाँ की हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी और मैंने मिल करके
अस्पतालों में गए, जे अस्पताल में गए, वहाँ स्वयं झाड़ू चलाया, जितना भी कूड़ा करकट था उसे इकट्ठा किया। और फिर हमने देखा कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो अपना कचरा जो है अब बाहर नहीं फेंक रही हैं, अपने ही सोसाइटी के अंदर उन्होंने एक तालाब बनाया है जहाँ पर गार्बेज इकट्ठा होता है, फिर उसका कंपोस्ट बनता है, फिर उसकी खाद बनती है, और वहीं अपने ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में या अस्पताल में खेती कर रहे हैं, अनाज उगाया जा रहा है, फूल पत्ते उगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। आगे भी जैसा आपका आदेश होगा और जैसे हम अपने व्यक्तिगत तौर से समझ पाएंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी, आपका योगदान तो मैं उन दिनों से ही देख रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। आज पूज्य बाबूजी तो नहीं रहे, न ही पूज्य माताजी रही, लेकिन जहां भी है वहां आपके इस योगदान को देखकर उनको असीम आनंद होता होगा। मुझे याद है 2 वर्ष पहले आपने हरिवंश राय जी के जन्म दिवस के अवसर को स्वच्छता के साथ जोड़ा था। उनके काव्यात्मक परिचय मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, तो आपने स्वच्छता को समर्पित किया था और आपने लिखा था, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ भारत मेरा परिचय। महान कवि की महान पंक्तियों से देश को प्रेरित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने फिजिकली अपने आप को उसमें डुबोया है, काम में लगे हैं, और यही प्रेरणा दे रहा है। आपकी बात सही है, मैं हृदय से आपकी बधाई, अभिनंदन करता हूं। टीवी के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने में आपकी भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। शौचालयों के प्रयोग को लेकर के कुछ जगहों में अभी भी कुछ भ्रम दिखने को मिलता है। ऐसे लोगों को जागृत करने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपने अभिनय के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से आपने देश और दुनिया को जो दिया, आपने उसका उपयोग सामान्य जन के जीवन के परिवर्तन में लाने के लिए कर रहे हैं। ये प्रेरणा का कार्य है। स्वच्छता ही नहीं बल्कि देश और समाज से जुड़े दूसरे अभियानों में भी आपने आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है। आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपके साथ देश के और एक रत्न आदरणीय रतन टाटा जी भी हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ी सेवा की है। मैं रतन जी को आदरपूर्वक नमस्ते करता हूं और उनसे भी मैं कुछ आशीर्वाद पाना चाहूंगा कि आइए रतन जी को सुने हम। Good morning, Honorable Prime Minister. It's a great honor and privilege to be here this morning to help launch your dream, which should be our dream, the dream of every citizen of India. Because to be a strong India in the future, like any monument, the foundation has to be strong. That foundation is the health of our people. The health of our people cannot be there without cleanliness and raising the level of sanitation and safe drinking water for the people. You mentioned diarrhea and other sicknesses that have plagued our nation for years. We can reduce or hopefully even eliminate if every one of us support this movement and provide you with the national support that is necessary. Unfortunately, I don't have the face or the voice of Mr. Amitabh Bachchan to offer. I can only say that the Tata Trusts, which have been in existence for 100 years,
have spent over the last 4 years over 100 crores in supporting the Swachh movement and will continue in the coming years to support technology to be brought that will be necessary to make this a great success. Sir, I would like to applaud what you have done. It's been a very courageous and a very momentous move that you have undertaken 4 years ago. And it's a privilege to be a part of it and to see India move from where it was to amongst the more modern civilizations where health is taken for granted and where the strength of our manpower can be focused on a strong India, an India which you have dreamt about and that we share in your dream. Thank you very much. Thank you, Ratanji. It is great to hear from you about your passion and commitment for cleanliness. Your efforts toward the cause of cleanliness are remarkable. I firmly believe that the private sector has a big role to play in creating a clean India. Together, we shall all achieve the Swachh Bharat of Bapu's dreams. रतन टाटा जी, आपका और आपके सहयोगियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्र निर्माण के लिए आपने खुद और आपके परिवार ने हमेशा समर्पण के भाव के साथ काम किया है। स्वच्छता को लेकर भी आपने खुद इनिशिएटिव लिया है। टाटा ट्रस्ट को इस सेवा के साथ आपने जोड़ा है। जमशेदजी टाटा तो खुद भी साफ सफाई को लेकर बहुत आग्रही रहते थे। स्वच्छता के इन संस्कारों को टाटा ट्रस्ट समाज के साथ साझा कर रहा है। आपका ग्रुप देश के अनेक गांवों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी इंटरवेंशन इस अभियान के लिए कर रहा है वो सचमुच में बहुत प्रशंसनीय है। टेक्नोलॉजी का आज हर क्षेत्र में अहम रोल है। जाहिर है कि स्वच्छता की भावना को स्थायी बनाने के लिए अनेक नए मॉडल विकसित करने होंगे। टॉयलेट की साफ सफाई हो, सीवर से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, इसमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अपने देश को अपने पुरुषार्थ के द्वारा आपने विश्वास दिया है कि आप भविष्य में इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ आइए हम चलते हैं हिंदुस्तान के किसी और एक कोने में, जहां से भी उनकी भावनाओं को सुनेंगे। वाह, यहाँ के मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, नोएडा में हैं। नमस्ते जी। प्रधानमंत्री जी, आपने हमारा चयन किया इस स्वच्छता के संदेश को देश भर में फैलाने के लिए। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जागरण के उद्देश्यों में स्वच्छता और स्वस्थ समाज हमेशा से निहित रहा है और हम लगातार ऐसे समाचार प्रकाशित करते रहे जिससे कि आज स्वच्छता के प्रति जागृत कर सके। पिछले दिनों हमने 25 शहरों से लगभग 35,000 टन कूड़ा उठाया और उसका निस्तारण किया। वर्षा के जल को संजोयन करने के लिए हमने लगभग 4,400 तालाबों को साफ किया और हमारा अभियान ये सब अभी भी जारी है। अब हमारा मानना है कि हमारा देश समाज स्वच्छता कर्मियों के प्रति जब तक सम्मान नहीं दिखाएगा और उनको वो आत्मीयता नहीं देगा, तब तक देश को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमारा अगला अभियान इन स्वच्छता कर्मियों को समाज में उनका सही सम्मान दिलाना है और उन समाज को ये बताना है कि जो वो हमारे लिए कार्य करते हैं वो कितना अधिक जरूरी है। हमारा अगला चरण जो 4 चरणों में होगा
उसमें हमारा पहला चरण है स्वच्छता के सिपाही, जिसको अभी हम लोगों ने लॉन्च किया। यहाँ पर ये नोएडा कर्मचारी को किया। फिर इसके बाद हम लोग स्कूलों में जाएंगे, जहाँ पे कुछ चुनिंदा स्कूलों में हम लोग सफाई कर्मी जो है वो शिक्षक की भूमिका में आएंगे और विद्यार्थियों को बताएंगे कि स्वच्छता क्या चीज़ है। फिर इसके बाद हम अपनी महिला पाठकों से आह्वान करेंगे कि 34 शहरों में जाएंगे जहां पे हमारा ये अभियान चलेगा, कि वहां पर वो अपने घरेलू नौकरों के घर जाएं जो घरेलू सहायक हैं, और उनके परिवार और पड़ोसियों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दें और उनके आसपास के घरों को ठीक ठाक रखें। हाथ फेरी हम लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे निकालेंगे, जहाँ पे समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे और बापू का संदेश सबको देंगे। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा हमारा परिवार का ट्रस्ट, जो कि एक 400 गांव में अपना अभियान चला रहा है, खुले में शौच के आगाह करता है और एक जंगल में ना जाए वो, इसके लिए हम अपना एक अभियान चलाते हैं जो आगे और गांव में फैलाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको आश्वस्त करता हूं अपने संपादकीय टीम की तरफ से कि दैनिक जागरण लगातार स्वच्छता के प्रति भी समाज को प्रेरित करता रहेगा और आपके दिए हुए संदेश को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। हम यहाँ पर कई शहरों से लोग आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये मेयर यहाँ पे हमारे साथ लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी, होशियारपुर के सब आए हुए हैं। इस शहरों में हमारा प्रोग्राम चलेगा, उसको ये लोग इनकी ये अपनी भूमिका भी एक जरूरी भूमिका में होंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री। संजय जी, मैं दैनिक जागरण ग्रुप को और मीडिया के तमाम साथियों को और वहां उपस्थित सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूं। स्वच्छता को लेकर अपने कार्यों से और आप जिस प्रकार से इस चीज को चला रहे हैं और लगातार चला रहे हैं, इससे मैं भली भांति परिचित हूं और यूपी का सांसद होने के कारण जरा ये जानकारियां मुझे ज्यादा ही मिलती है। आपने अपने प्रयासों का, अरे प्रशांत जी क्या हो गया, देखिए जरा कोई, प्रशांत जी को कहिए संभालिए भाई। जी संभाल। आपने अपने प्रयासों को ना सिर्फ जागरूकता तक सीमित रखा, बल्कि इसको रोजगार सृजन का भी माध्यम बनाया है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपके ग्रुप की ही तरह देश के सभी मीडिया समूहों ने इस अभियान को सहयोग दिया है। मैं आंध्र में देख रहा था, हमारे रामोजी राव यानी एक प्रकार से मुझसे भी ज्यादा जुनून से इस काम को कर रहे थे। अभी हमने अमिताभ जी को सुना, वे भी टीवी चैनलों के माध्यम से किस प्रकार से काम कर रहे हैं। एक प्रकार से हर अखबार, हर टीवी चैनल ने अपने अपने स्तर पर साफ सफाई के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया है। मीडिया ने कोने कोने से स्वच्छाग्रहियों के श्रमदान की कहानियां देश के सामने उजागर की है और इससे मिली प्रेरणा ने भी अनेक लोगों को प्रोत्साहित किया है। कैसे देश में मेरे गरीब से गरीब भाई बहन अपने गहने बेच करके, अपना पशुधन बेच करके एक शौचालय के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। ये हिम्मत से हम उनकी हिम्मत को हमने देखा है। कैसे बेटियों ने शौचालय के लिए परिवार की सोच को बदलाव के लिए सत्याग्रह किए हैं। किस प्रकार 4-5 वर्ष की बेटियों से लेकर 80-90 साल तक की माताओं ने स्वच्छ भारत को कैसे आगे बढ़ाया है। ये सारी बातें देश के मीडिया ने उजागर की है और वो एक प्रकार से लोगों की प्रेरणा की एक चेन प्रक्रिया बनती चली है। मैं इस एक अभियान के लिए तो विशेष रूप से हिंदुस्तान के सभी मीडिया के लोगों को, चाहे टीवी हो, चाहे प्रिंट हो और चाहे आज जो डिजिटल मीडिया चल रहा है या सोशल मीडिया चल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं इसके लिए फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं और आपने आगे का भी संकल्प लिया है। अब मैं आइए
एक बहुत सुंदर स्थान की तरफ आपको ले जा रहा हूं। उसको देखकर भी मन प्रसन्न हो जाएगा। और मुझे कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर में पेंगोंग, जो लोग यात्री होंगे उनको पेंगोंग तालाब की पता होगा। आइए हम पेंगोंग चलते हैं। यहाँ आईटीबीपी के जवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जय हिंद। जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार 47 आईटीबीपी पैगोंग झील के किनारे स्थित लुकुंग चौकी से बोल रहा हूँ। यहाँ की ऊंचाई 14,270 फीट है तथा सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। माननीय महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि आईटीबीपी की सभी चौकियों ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक एक गांव को गोद लिया है और यहां पर आईटीबीपी निरंतर लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। हमारी आईटीबीपी लुकुंग चौकी द्वारा स्थानीय पैगोंग इलाके के 5 गांवों में लगातार स्वच्छता अभियान चला रखा है और आने वाले 15 दिनों में हम लगातार इस स्वच्छता अभियान को चलाएंगे। आईटीबीपी माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा के अभियान को सफल बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। माननीय महोदय, आईटीबीपी द्वारा इन सभी गांवों में लगातार मेडिकल कैंप्स भी आयोजित किए जा रहे हैं तथा सीमावर्ती गांवों में फ्रेंडशिप फुटबॉल कप का भी आयोजन किया गया। माननीय महोदय, भारत सरकार द्वारा लुकुंग चौकी पर उन्नत तकनीक पर आधारित 100 जवानों के रहने योग्य बैरक का निर्माण पहली बार किया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे बिजली और बैरक के अंदर जियोथर्मल व सोलर हीटिंग द्वारा सामान्य तापमान एवं जवानों के रहने योग्य पानी की गर्म व्यवस्था है, जिसके अंदर तापमान को -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +22 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित किया जा सकता है। महानिदेशक आईटीबीपी की ओर से मैं पैगोंग झील के किनारे सफाई करने वाले और यहां आने वाले पर्यटकों और आईटीबीपी जवानों का आह्वान करता हूं। जय हिंद। सबसे पहले तो आईटीबीपी के मेरे सभी साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। देश को आपकी सेना के जवानों की जहां भी जरूरत पड़ती है, आप सब सबसे पहले हाजिर रहते हैं। सीमा पर दुश्मनों से मोर्चा लेना हो, बाढ़ के संकट से निपटना हो, या हमेशा आपने सबसे पहले देश को ऊपर रखा है, आगे रखा है। अब स्वच्छता के लिए आपका ये योगदान भी देश को गौरवान्वित कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपके चीफ श्रीमान पंचनंदा जी मुझे मिले थे। उन्होंने बड़ा विस्तार से मुझे रिपोर्ट सुनाया और जिस भवन का निर्माण, जिसके कारण आपकी बातों में खुशी नजर आ रही है कि सोलार सिस्टम से जो नई रचना की है, मैंने कहा है कभी मैं उसे देखने के लिए आने वाला हूं। अब वो -40 के बजाय कंफर्ट जोन 20-22 टेम्परेचर में आप लोग रह पाएंगे। काम बहुत बड़ा है लेकिन हुआ है। और आपने इस तालाब को भी जिस प्रकार से सुंदरता दी है और लगातार आप इस काम को कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपने देश को तो प्रेरणा दी है, लेकिन दुनिया भर के जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक संदेश भी दिया है। लेह लद्दाख बहुत ही सुंदर जगह है और मेरा तो सौभाग्य रहा, मुझे बार बार वहां आने का अवसर मिला है। और ये भी पता है कि कुछ पर्यटकों की नादानी से किस तरह नुकसान भी पहुंचा है। और इसलिए आप सभी ने पेंगोंग लेक के पास की सफाई का जो प्रण लिया है वो सराहनीय है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमारे दर्शनीय स्थलों के पास इस तरह की समस्या देश भर में है।
और इसलिए मेरा देश भर के स्वच्छाग्रहियों से आग्रह है कि वो भी आपकी तरह ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स में स्वच्छता पर खास जोर दें। अब जम्मू कश्मीर से मुझे कहा गया है कि देश के दक्षिण की तरफ अब मुझे चलना है। आइए हम कोयम्बटूर चलते हैं। सदगुरु जी प्रणाम। Namaskaram. नमस्कारम। My namaskarams to our Honorable Prime Minister and the people of India. The level of enthusiasm with which the people of this nation have participated in Swachhata campaign is visible. I've been traveling across the country and it is a joy to see, particularly in Tamil Nadu, most of the villages are spick and span. You hardly see any garbage in the villages of Tamil Nadu. We still need to work on the small towns and cities, but the villages have taken the first initiative, thanks to the government here and in the center making this happen, because the necessary impetus was needed. We are a civilization with over 10,000 years of culture, a nation which has organized cities before anybody has thought of planned settlements. Even when the British archaeologists excavated Mohenjo-daro and Harappa, the first thing, they missed every other aspect of civilization. The first thing that they wrote about is the drainage systems in Harappa and Mohenjo-daro, because in those times nobody anywhere in the world had thought of organized way of keeping a city clean. So, with such a long history of both personal hygiene and public hygiene, we have lived, but unfortunately, through disruptions of invasions and occupations for over 1,000 years, we have gone through 15 to 20 generations of extreme poverty, and we have still kept our personal hygiene in the south and also in most parts of the country. Even today, most people will not take a morsel of food without first having a shower or cleaning their body. But our public hygiene has taken a beating essentially because of poverty, not because of apathy, but because of generations of poverty this has happened. But it's really wonderful to see what's happening now. About a few months ago, some people from Mysore, where I grew up, they called me and said, "Sadhguru, thanks to you, Mysore has been declared as the cleanest city in the country." I said, "What did I do?" Well, 35 years ago, I launched a campaign called Clean India Campaign in Mysore, 2.5 years. With over 6,000 to 7,000 volunteers, we cleaned Mysore city every Sunday morning, and which led to an awareness, but it took 35 years today for it to become the cleanest city. But today, in the last 3 years, tremendous things have happened thanks to the Prime Minister and his initiative, because I heard people saying, "Why is the Prime Minister talking about pedestrian issues?" Well, most of Indian citizenry are pedestrians, and it is the business of the Prime Minister and the governments to talk about pedestrian issues. And today, many things have happened. In the last 15 years, every year when over 1 million, these beautiful mountains that you see in the background, every year over 1 million pilgrims go up. Pilgrims have great devotion in their heart but no sense in their head. They've been throwing they've been throwing tons and tons of plastic and other kinds of waste. So in the last 15 years, we've brought down many truckloads of garbage every year with our volunteers, and we've been replacing their plastic bags with cloth bags, thanks to the local businesses who've been sponsoring these cloth bags. Now we have made sure that the plastic bags don't go up the mountain. These beautiful mountains are today much cleaner, and we are seeing year by year the volume of garbage that we need to bring down has come down dramatically, which thanks to the people that they're more conscious about it right now. One significant aspect, if we want this to be a continuous success and this becomes the culture of our nation, is to bring up our children this way. Tamil Nadu government
has done a very pioneering work in this, that they allotted a budget to just clean the school toilets, 60 crore rupees per year, just to clean the toilets in the schools, because to keep them usable and serviced is the most important thing. And I think every state should take to this. The school toilets must be the place where cleanliness should happen, because this is where the future generation is growing up. Thanks to our, rural development minister, and he's also the municipal administration and special projects minister. Mr. Veluman is here, and his secretary Hansrajji is also here. They have done a fantastic job, and we are forming committees in 37 small towns where municipalities are there. Ward-wise, we are forming citizens' committees. These committees are not protest groups. These committees are not there to complain against the government. These committees are there to organize people to support the administration, to ensure those wards are clean. In 37 municipalities and 12 city corporations, we are organizing ward-level committees all across Tamil Nadu. We are planning to do this also in a few metropolis in the country, wherever the necessary atmosphere comes in the next coming year. We will. In Chennai, we are organizing over 10,000 volunteers who will ensure that their areas in the city are clean. Like this, many things are unfolding. The most important thing is the country seems to be inspired about Swachhata, which is the most important thing, because without uninspired people, nothing can be done. And thanks to you, Narendra Bhaiji, that you have managed to inspire people towards this direction, and it's become a national movement. I beseech everybody in the country that this is not a movement by a certain government. This is not even the Prime Minister's movement. This is the movement of Bharat. This is the movement of every citizen. Now we are living in a country where a whole lot of people are always planning how to leave this country and go somewhere. Let us create a nation where everybody in the world is thinking how to get to India. This was the reality 300 years ago. This was the reality 300 years ago. Everybody wanted to come to this country. Why do you think Columbus and Vasco da Gama set out life-risking expeditions in the ocean, and how many hundreds of expeditions drowned in the ocean, all wanting to come to India? Let's create a situation once again where everybody wants to come to this nation. Cleanliness is the first step. Swachhata is the first step. There are many more things to do, but this is something fundamental and this must be done. Thank you very much, everybody. Vanakkam to everybody. Sadhguruji, thank you for your encouraging words. सच में स्वच्छता के लिए सेवा ईश्वर की सेवा के समान है, बल्कि हमारा तो पारंपरिक और सांस्कृतिक संदेश भी यही रहा है। हर पूजा से पहले हम खुद को शारीरिक रूप से पवित्र करते हैं, पूजा के सामान को स्वच्छ करते हैं, पूजा के स्थान को साफ रखते हैं। ये तो हमारे संस्कारों में ही है। बस इन संस्कारों को फिर से याद दिलाने का ये अभियान है। मैं आपका विशेष आभारी हूं कि आपने अपने सारे कार्यकर्ताओं से स्वच्छता सेवा करने का आग्रह किया है, और पूरे तमिलनाडु के लिए आपने एक ऑर्गेनाइज वे में रचना करके काम को एक स्थायी रूप दिया है। मैंने तो आपके प्रयासों को खुद देखा है। नदियों की निर्मलता और अविरलता को आपने जिस प्रकार से बल दिया है, समर्पण भाव से काम किया है, मुझे विश्वास है कि आपका ये आशीर्वाद निश्चित रूप से सेवा के इस भाव को और पवित्रता देगा और ताकत देगा। सद्गुरु जी को सुनने के बाद आइए हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में चलते हैं जहां हमारे आदिवासी परिवार रहते हैं, कुछ उनसे बात सुनेंगे। आइए। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं श्रीमती जागृति कश्यप, ग्राम पंचायत बड़े तुमना, ब्लॉक गीदाम, जिला दंतेवाड़ा से बोल रही हूँ। सर, हाँ, 15 अगस्त 2014 में आपने दिल्ली से ऐलान किया था कि मेरे भारत को स्वच्छ भारत बनाना है।
तो हमने देखा और सुना। तब हमारे गांव में शौचालय नहीं होती थी और स्कूलों में भी नहीं होती थी। मेरे घर में शौचालय नहीं था, साथ ही मेरे माता पिता के घर में भी शौचालय नहीं था। तो मैंने आपके ऐलान को स्वीकारा और अपने घर में शौचालय का निर्माण किया। साथ ही माता पिता के घर में भी शौचालय का निर्माण किया और उसका उपयोग भी कर रहे हैं, जिसके स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमें प्रोत्साहन राशि भी दी गई। साथ ही मेरे पारा वालों को मैंने प्रेरित किया कि शौचालय बनाना है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरे पारा और गांव स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन सभी जगह शौचालय निर्माण हो चुके हैं और उनका उपयोग भी किया जा रहा है। और हम जो स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें हम अपने श्रमदान से गांव की साफ सफाई करेंगे, जैसे हाट बाजार की जगह, मंदिर परिसर, हॉस्पिटल्स, स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, जहाँ पे सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं उस जगह पे, और गांव के जहाँ पारा टोले हैं वहाँ, और जो गांव के पारा टोले के हैंड पंप्स हैं जहाँ पे पानी जमा होने से गंदगी होती है, उसमें भी हम अपने श्रमदान से साफ सफाई करेंगे। और जो दूर दराज के लोग आते हैं आठ बाजार में, हम इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में उन्हें भी शामिल कर स्वच्छता और साफ सफाई के लिए प्रेरित करेंगे। जागृति जी, आपको और वहां इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो स्वच्छाग्रही बैठे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जागृति जी, 4 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की कोई बेटी, बस्तर की रहने वाली कोई महिला इस तरह विश्वास से भरी बातें कह सकती हो। लेकिन बातें इस बात की गवाह है कि देश में किस तरह कोने कोने में परिवर्तन आ रहा है। आपके प्रयासों के लिए, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए आप सभी की मैं हृदय से बहुत बहुत तारीफ करता हूं। आपने अपनी नहीं, अनेकों महिलाओं की जिंदगी आसान की है। देश भर की मेरी तमाम माताओं, बहनों, बेटियों को शौचालय की कमी की वजह से जो पीड़ा हो रही थी, उसी ने मुझे इस काम को शुरू करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित किया था। आज मुझे बहुत संतोष मिलता है जब लोग बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बेटियों के स्कूल छोड़ने की संख्या में कमी आ रही है। अब स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का जो बीड़ा उठाया गया है, उससे भी बहुत बड़ी सेवा आप सभी कर रही हैं। इससे निश्चित रूप से देश की बेटियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में प्रोत्साहन मिलेगा। सैनिटरी नैपकिन से अनेक प्रकार के संक्रमण से बचा जा सकता है। गांव गांव में इसका प्रचार करना आवश्यक है। अब तो जीएसटी काउंसिल ने भी इस पर टैक्स भी खत्म कर दिया है। कई राज्य सरकारें भी इस पर गंभीरता से काम कर रही है। इस संवाद कार्यक्रम के बाद आप और आपके साथी जो श्रमदान करने वाले हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए, देश के पश्चिम हिस्से से मुझे सीधे दक्षिण में चलने के लिए कहा जा रहा है। तमिलनाडु के सेलम से स्वच्छाग्रही बहनें जुड़ रही हैं। वणक्कम। பிரதமர் அவர்களுக்கு வணக்கம். என் பெயர் சுமதி, சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து பேசுகிறேன். நான் 10 வருட காலமாக மகளிர் சுயஉதவி குழுவில் இருந்து வருகிறேன். பின்பு தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் கீழ் மோட்டிவேட்டராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். சிறந்த முறையில் பணிபுரிந்ததன் காரணமாக சேலம் மாவட்டத்தின் சார்பாக பீகாரில் உள்ள சம்பாரணில் நடைபெற்ற சத்தியாகிரக சொச்சாகிரக என்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன். இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பிறகு மிகவும் ஊக்கமளிப்பதுடன் இருந்தது. மற்றும் எங்கள்
இத்திட்டம் வருவதற்கு முன்னாடி எங்கள் ஊரில் இருக்கும் பெண்கள் அனைவரும் வெட்ட வெளியில் மலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இத்திட்டம் வந்த பிறகு அதன் அடிப்படையை எடுத்து சொல்லி அவங்களை கழிவறை கட்டச் சொல்லி கழிவறையினை பயன்படுத்தினே சொல்லினோம். வெட்ட வெளியில் மலம் கழிக்கும் போது அவர்கள் மனதில் மனத்தாக்கங்கள் ஏற்படும். அவர்கள் கழிவறையை கட்டி பயன்படுத்திய பிறகு அவர்கள் உற்சாகத்துடன் செயல்பட்டார்கள். சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலும் அனைத்து சுயது குழுக்களும் ஒருங்கிணைந்து கழிவறை கட்டுவது மானியத்திற்காக அல்ல மானத்திற்காக என்ற முழக்கத்துடன் செயல்பட்டோம். இச்செயல்பாடினை கொண்டு சேலம் மாவட்டத்தை ஓடியப்ப மாவட்டமாக மாற்றிவிட்டோம். தூய்மையே சேவை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இன்றைக்கு நாங்கள் தலைவாசலில் உள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட், ஏரி, உழவர் சந்தை ஆகிய இடங்களில் தூய்மைப்படுத்த போகின்றோம். ஏரிகளில் 1000 மரக்கன்றுகள் நடப்போகிறோம். இப்பணியினை நாங்கள் இன்று சிறப்பாக செய்ய போகிறோம். மற்றும் இந்தியாவிலேயே சேலம் மாவட்டத்தை முதன்மை மாவட்டமாக மாற்றிட நாங்கள் என்றென்றும் பாடுபடுவோம். வாய்ப்பை அளித்த எங்கள் பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमति है। मैं 10 वर्ष से इस स्वयं भारत अभियान में प्रेरक के रूप में काम कर रही हूं और मेरे अच्छे प्रदर्शन के कारण मुझे चंपारण बिहार में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह इवेंट में मुझे भाग लिया। ये मुझे बहुत ही प्रेरित किए हैं और हमारे गांव में पहले शौचालय नहीं था और हमारी महिलाएं खुले में ही शौच के लिए जा रहे थे और इससे इनको बहुत ही दुख पहुंचा। बहुत जन ने इनका मजाक भी उड़ाया। तब हमने इनको ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया और शौचालय बनवाया। और हमारी ये नारा है कि शौचालय बनाओ सब्सिडी के लिए नहीं पर सम्मान के लिए है। ये आत्म सम्मान की एक बात है और हमारे गांव को हमने ODF प्लस बना चुका है और आज की स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हम हमारी तलेवासल के बस स्टैंड, तालाब और सब्जी मंडी को साफ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी लेक में 1000 पौधे भी लगाने वाले हैं। हम इस काम में लगातार रहेंगे, ये वादा हम आपको देते हैं जी। धन्यवाद। सुमति जी, आपको और आपकी उस पूरी महिला सेना को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी बात होने के बाद ये आपकी जो साथी बहन है वो आपको तमिल में सारी बातें समझा देगी और इसलिए मैं एक बार अपनी बात पूरी कर देता हूं, उसके बाद आपको तमिल में सभी बहनों को, ये आपके साथ जो बहन बैठी हैं वो जरूर समझा देगी। सुमित जी, मुझे बराबर याद है बिहार में चंपारण में कार्यक्रम में आप जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला था। आपको पुरस्कार के लिए मैं फिर से एक बार बधाई देता हूं। आप जैसे लाखों निष्ठावान स्वच्छाग्रही ही इस आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, जो स्वच्छता के इस गठबंधन को मजबूती से जोड़े हुए हैं। सेलम में भी जो आप सभी कर रहे हैं वो सचमुच में प्रशंसनीय है। तूईमाई कवल यानी कि स्वच्छता गार्ड्स की ये सोच सच में उत्तम है। इसको देश भर में लागू करने पर मैं समझता हूं कि विचार होना चाहिए। इन सभी तरीकों के प्रति अभी और जागरूकता लाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी की निष्ठा और प्रतिबद्धता से ये काम भी गति पकड़ेगा। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आइए, मुझे पटना साहब जाने के लिए कहा जा रहा है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें तो ये महसूस हो रहा है कि प्रभु परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से ही आपने ऐसा स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया है। गुरु नानक देव जी का उपदेश है, सुच होवे ता सच पाइए।
अगर स्वच्छता है तभी सत्य और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। और गुरु जी का उपदेश है, ब्रह्म गुरु पाणी पिता माता धरत महत, उदर संजोगी धरती माता। जो धरती हमारी माता है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है, उसको अगर हम स्वच्छ रखेंगे, अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे और स्वच्छता से प्रभु को याद करेंगे, तो हमें सत्य की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। और हमें ये लग रहा है जो कुछ पिछले सदियों में कमी रही, वो आपके द्वारा पूरी होती दिख रही है कि फिर जल्दी ही जो भारत है वो विश्व गुरु होने जा रहा है। वो हमें दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। सो गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी के 350वें प्रकाश पर्व, 351 शुक्राना पर्व में आपका जो सहयोग, जो प्रेरणा रहा, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयत्न से ऐसा भव्य समागम हुआ जो दुनिया में एक रिकॉर्ड बनकर सामने आ गया है। स्वच्छता के लिए तो गुरु जी ने शुरू से ही सिखों को प्रेरणा दी है कि अगर आप स्वच्छता रखेंगे तभी आप अध्यात्म में, संसार में, समाज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी गुरु घरों में तो स्वच्छता का अभियान हमेशा चलता है। और जब से आपने ये अभियान आरंभ किया है, बिहार में इतना बदलाव आया है, पटना में और पटना साहिब में, कि वो देखते ही बनता है। सभी गली साफ दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी शौचालय बहुत तेजी से बन रहे हैं और बहुत इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी कुछ ही क्षणों के बाद प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी और सभी सदस्यगण हम लोग गंगा जी जाएंगे, वहाँ स्वच्छता के लिए श्रमदान करेंगे। हरमंदिर गली है, मंगल तालाब है, और हमारी यही हमेशा प्रेरणा रहती है कि अपने आप को स्वच्छ रखें, आसपास को स्वच्छ रखें और गुरु के उपदेश को हम माने, जिससे हमें अध्यात्म में भी सफलता हो, स्वस्थ भी रहें और सुखी भी रहें, तंदुरुस्त भी रहें। तो आपका हार्दिक तौर पर हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं पूरे सिख धर्म की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से, कि आपने ये जो अभियान चलाया है, इसमें एक आध्यात्मिकता जो छिपी हुई है, जो रूहानियत की सफलता छिपी हुई है, वो हर आदमी को दिखाई नहीं देती, पर आपको दिखाई दे गई। आपने ये शुरुआत कर दी है, इससे बहुत जल्दी ही पूरे संसार में हम धर्म में धर्म गुरु के रूप में सामने आएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। स्वच्छता के इस संकल्प से जुड़ने के लिए जत्थेदार साहब, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गुरुओं की परंपरा में और गुरुद्वारों के तो मूल में ही सेवा ही सबसे प्रमुख मंत्र है। सेवा तभी हो सकती है जब मन पवित्र हो। मन की पवित्रता तभी आ सकती है जब हमारे आसपास निर्मलता हो। जैसा कि जत्थादार साहब ने बताया कि सेवा और स्वच्छता किस प्रकार से अटूट है, इसके साक्षात दर्शन हमारे गुरुद्वारों में होते हैं। मुझे तो खुद भी अनेक बार गुरुद्वारों में लंगर पाने और सेवा का अवसर मिला है। प्रकाश पर्व के अवसर पर भी आप सबके बीच पटना साहिब में जाने का मौका मिला था। अब मेरा मत है कि जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी की शिक्षा है, और आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा उत्सव गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व का पूरे विश्व में मनाने वाले हैं। और गुरु नानक देव जी ने तो
बहुत सरल शब्दों में हम लोगों को जीवन जीने का सिखाया है। अगर उन मार्गों पर हम चलेंगे तो ये स्वच्छता का सपना भी पूरा होगा। मैं खुद आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आइए अब हम माउंट आबू चलते हैं, वहां ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड हेडक्वार्टर पर चलते हैं और वहां पर सबसे मैं देख रहा हूं दादी जानकी जी भी वहां आशीर्वाद देने के लिए आज तो मौजूद है। मैं दादी जी को यहां से प्रणाम करता हूं और दादी जी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना भी करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। भारत की उज्जवल भविष्य के लिए कर्णधार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व परिवार 1 मिनट के लिए सभी बहनें खड़े हो जाए, अभिवादन करें और स्वागत करें। ठीक है, ठीक। आप बैठ जाइए। आज भारत के इतिहास में 15 तारीख सितंबर एक नया इतिहास का रचने के लिए जा रहे हैं और इतिहास बनेगा। इतिहास केवल भारत सरकार की आंदोलन नहीं, ये जनता के आंदोलन, देश के आंदोलन, हर नागरिक के आंदोलन, बच्चों का आंदोलन, बुढ़ों का आंदोलन, शिक्षकों का आंदोलन। एक आंदोलन करके भारत को स्वच्छ बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे गुरु बनाने का नेतृत्व आपने लिया, इसके लिए आपको बारंबार बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान का स्वच्छाग्रह से जुड़ने के लिए आभारी हूं। आज निश्चित रूप से भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित को करने में हम सफल हो रहे हैं। देश के युवाओं में एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे कारण या सरकारों के प्रयास से हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप जैसे कर्मयोगियों, 125 करोड़ देशवासियों, मेरे युवा साथियों के हर एक के पुरुषार्थ से संभव हो पा रहा है। आपने अगले 15 दिन में 50,000 स्थानों से अधिक स्थानों को स्वच्छता से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है वो प्रशंसनीय है। मुझे याद है कि 80वें वार्षिकोत्सव में मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला था और मैंने महिला सशक्तिकरण, कुपोषण, ऊर्जा संरक्षण ऐसे अनेक प्रयासों के साथ आपसे जुड़ने का आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि आपने इसको ना सिर्फ याद रखा बल्कि 10 सूत्री कार्यक्रम बनाकर देश भर में काम भी शुरू कर दिया है। आप हमेशा से समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। स्वच्छता के प्रति जन जागरण में भी आप हमेशा से आगे रहे हैं। संस्थान ही नहीं, आदरणीय दादी जानकी जी खुद भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस अभियान को गति देने में निरंतर अपनी भूमिका निभा रही है। और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो आपका मार्ग है वो देश में स्वच्छता के स्थायी संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। माउंट आबू से आइए हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, राजगढ़ चलते हैं। वहां हमारे साथ आइए कौन जुड़े हैं जरा देखें। सर जी प्रणाम। गांव पिपलिया कुलमी, जिला राजगढ़ की जनता की ओर से बारंबार प्रणाम। आज मैं ग्राम पिपलिया कुलमी की जनता के लिए और एक छोटी सी गौशाला के लिए आज हमारे गांव में बायोगैस प्लांट डालकर और ये रासायनिक खादों से मुक्ति के लिए, जैविक खाद के लिए प्रोत्साहन किया, उसके लिए फिर बार बार धन्यवाद देता हूँ। आज गाँव में जगह जगह गौशाला तो बनी हुई है, लेकिन आज गौशालाओं में ये पावर प्लांट लगाकर गौशालाओं को सक्षम किया है, उसके लिए भी बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे गौ संरक्षण के लिए इससे हमारे गांव के घरों में जो एलपीजी महंगा उत्पादन था वो सस्ता उत्पादन गांव में मिलेगा
और जो रासायनिक खाद, जो महंगा रासायनिक खाद जो जमीन को बंजर बना रहा था, वो आज हमारे ये जमीन को अच्छी उपजाऊ बनाएगा। और एक कीटनाशकों से स्वास्थ्य के लिए हानि हो रही है, वो हानि भी मिटेगी। आज लंबी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, ये गांव में हर घर में उत्पन्न हो रही, इससे भी मुक्ति मिलेगी। श्री आदरणीय जी को मैं नमन करता हूं कि हर गांव, हर जगह ऐसा प्लांट डले और गांव स्वच्छ और बने। आज मेरा गांव स्वच्छता की ओर अग्रसर है। आज से 4 साल पहले गांव बिल्कुल गंदा, जगह जगह सड़ा हुआ, जगह जगह शौचालय पड़ा हुआ मिलता था, लेकिन आज सरकार के आपके प्रयास से आज मेरा गांव और मेरा जिला 2 अक्टूबर को ओडीएफ होने जा रहा है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर जी। मैं आज हर नागरिक का जो आपने स्वच्छता ही सेवा का जो कर्तव्य का जो उद्देश्य दिया है, जो उद्देश्य आज मानव मात्र के जो धर्म बनाया है, उसके लिए बहुत आज एक व्यक्ति जागरूक। आज पहले गांव में जगह जगह गोबर के रोड़े पड़े रहते थे, गांव की गलियां गंदी संदी पड़ी रहती थी। आज हर नागरिक का कर्तव्य बन रहा है कि नहीं यार, हम गांव के गोबर से बायोगैस प्लांट बनाए और जगह जगह इन्हीं रासायनिक खादों से मुक्ति पाए और अपना ईंधन भी पाए। और दिनेश जी, आपको और राजगढ़ के इन सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपको मालूम है, मैं 3 बातें बार बार कह रहा हूं: जनधन, गोवर्धन और वनधन। इसकी नींव पर हम गांव, गरीब और आदिवासी भाई बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से वो दिन दूर नहीं जब कचरा कमाल करेगा, सीवर से संपदा निकलेगी और पराली पर्यावरण में परिवर्तन का प्रेरक बन जाएगी। साथियों, साफ सफाई के प्रति जन जागरण एक बात है, लेकिन कचरा जो हम पैदा करते हैं उसका निपटान हमारे रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ऐसे में वेस्ट मैनेजमेंट को हमें और प्रभावी बनाना होगा। वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश से हम आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद है। आइए, योगी जी तो स्वयं अपने गोरखधाम से इस काम में जुड़े हुए हैं। आइए, बहुत बड़ी तादाद में वहां लोग मौजूद हैं। बताइए योगी जी। जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसमें 99,000 से अधिक राजस्व गांव थे, उन गांवों में स्वच्छता एक सपना था। अधिकतर गांवों में जब जाते थे तो गंदगी बहुत ज्यादा थी। आपकी प्रेरणा से 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 14 से मार्च 17 तक लगभग 25 लाख शौचालय प्रदेश के विभिन्न गांवों में बने। लेकिन जब मार्च 2000 उस समय प्रदेश के अंदर जो कवरेज था वो मात्र 23% तक था। मार्च 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार आई, आपके योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने इसे एक जन आंदोलन का रूप लिया। 56,000 से अधिक स्वेच्छाग्रही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात करने के अलावा प्रदेश के अंदर जो पहले से ही सफाई कर्मचारी थे, इन सब को भी इसके लिए तैयार किया। 2,20,000 से अधिक राज मिस्त्रियों का विशेष प्रशिक्षण इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करवाया। और विगत 17 माह के दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 इज्जत घरों का निर्माण करने में सफल रहे हैं। और आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से हम ये कह सकते हैं कि बेसलाइन सर्वे के अनुरूप हम लोग 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को
पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही बेसलाइन सर्वे के बाद जो परिवार छोटे हैं, इनके लिए अभी से हमारी कार्य योजना बन चुकी है और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि पूज्य बापू की जयंती 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं होगा। इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कार्य योजना प्रदेश के अंदर हम लोग बना करके युद्ध स्तर पर पूरी टीम, स्वयंसेवी संगठन, स्वेच्छाग्रही, राजमिस्त्री, इन सब के द्वारा बृहद स्तर पर यह कार्य प्रारंभ हुआ है। इसका परिणाम प्रदेश के अंदर लोगों की दिनचर्या के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज तो मैं जो प्रदेश के 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से एक फतेहपुर जिले में हूं और फतेहपुर के एक सुदूर गांव में ये हसनपुर सानी गांव है जो आज से 1 वर्ष पहले तक खुले में शौच के कलंक को झेल रहा था, लेकिन आज आपकी प्रेरणा से यह गांव खुले में शौच से मुक्त हुआ है। इसलिए इस गांव को हम लोगों ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ इस गांव को इसीलिए इस कार्य के लिए चुना है। इसके बाद यहीं पर हम लोगों का स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम इसी गांव में आज हम लोग प्रारंभ भी करने वाले हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो तमाम वेक्टर जनित बीमारियां थी, इंसेफ्लाइटिस था, डेंगू था, मलेरिया था, कालाजार था, चिकुनगुनिया था, इन बीमारियों से विगत 40 वर्षों से वहां पर सैकड़ों मौतें होती थी और अगस्त महीने में ये मौत के आंकड़े तो सदैव आसमान छूते थे। पिछले 40 वर्षों से 1977-78 से लेकर के 2017 तक कोई महीना ऐसा नहीं था कि जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 500 से ज्यादा पेशेंट इंसेफ्लाइटिस या इन वेक्टर बॉर्न डिजीज के आते रहे हों। और विगत वर्ष से जब ये अभियान प्रारंभ हुआ, हर गांव में स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए गए, उन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया, इज्जत घरों का निर्माण किया गया। लोगों के इस जन आंदोलन के साथ जुड़ने के अलावा साफ सफाई के इस आंदोलन को एक नया रूप देने का परिणाम सामने आया। तो मुझे इस बात को लेकर के बड़ी उसके साथ मैं सम्मान के साथ आपके सामने बताना चाहता हूं कि इस वर्ष इंसेफ्लाइटिस और वेक्टर बॉर्न डिजीज के जो आंकड़े हैं वो 500 से घट करके 80 में आए हैं और मौत के जो आंकड़े पिछले 40 वर्षों में 100 की संख्या पार करते थे, इस बार मात्र 6 मौत के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वच्छता ये हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे संबंध जुड़ा हुआ है और यह स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में स्वस्थ भारत मिशन और एक सशक्त भारत मिशन का आधार आपकी प्रेरणा से बनने जा रहा है, एक जन आंदोलन बन चुका है। और हम इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 2 अक्टूबर 2018 को बेसलाइन सर्वे के अनुरूप खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा का और 2019 में 2 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय न हो और वह व्यक्ति उस शौचालय का उपयोग न कर रहा हो और स्वच्छता एक जन आंदोलन का रूप लेगा। इस अभियान को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हर संगठन, चाहे वह सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन हो, स्वेच्छाग्रही हो और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सभी संगठनों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया है, जिसके परिणाम इस रूप में हम सब के सामने आए हैं। आपकी प्रेरणा से यह सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी संभव हो पाया है। जो 4 वर्ष सपना था, हम सब इसके लिए आपकी आभारी हैं। मैं योगी जी आपको, आपकी पूरी टीम को और उत्तर प्रदेश की जनता को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं कि गांव-गांव में साफ सफाई के अभियान से लंबे समय से आप लोग जुड़े हुए हैं। पहले गोरखपीठ के मुखिया के नाते, जनप्रतिनिधि के रूप में, एक एमपी के रूप में, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप स्वयं भी पीछे नहीं रहते हैं, ये भी अपने लिए अच्छी बात है। शौचालयों के निर्माण में यूपी ने बहुत तेज गति से प्रगति की। करीब 2 वर्षों के भीतर 2 गुने से भी अधिक शौचालय का निर्माण सच में एक बहुत बड़ी विराट उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द यूपी की 22 करोड़ से अधिक जन खुद को
खुले में शौच से मुक्ति घोषित कर देंगे। योगी जी के बाद अब एक आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर बेंगलुरु से जुड़ने का वक्त आ चुका है। आइए पूज्य श्री रविशंकर जी को प्रणाम करता हूं और मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनको निमंत्रित करता हूं। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई हो आपको। आपने जनता के मन में ऐसा जोश भर दिया, खास तौर से युवाओं के मन में, कि देश को एक और ऊंचाई पर ले जाने में हमारे युवा कटिबद्ध होकर निकल पड़े हैं। मैं समझता हूं एक आक्रामक मानसिकता है, दूसरा निराशिक मानसिकता है। माने एक अग्रेसिव टेंडेंसी, दूसरा डिप्रेसिव टेंडेंसी। ये दो मुख्य कारण है गंदगी फैलाने का। क्यों? इन दोनों मानसिकता में संवेदनशीलता नहीं होती है। तो इनसे ऊपर उठना हो तो आप जैसे देश के प्रधान इनके दिल में, इनके मन में एक भर दे, विश्वास भर दे कि हम इस देश को ऊपर ले जा सकते हैं, स्वच्छ दिखा सकते हैं, देश भर में ये काम कर सकते हैं। ये ऊर्जा आध्यात्मिक लोगों से तो, हम लोगों से तो मिलता ही है, मगर जब देश के प्रधानी के नाते आप जब बढ़ते हैं उसका बहुत गहरा असर होता है। तो इस बात से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। घर में भी स्वच्छता होनी चाहिए, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर भी स्वच्छता होनी चाहिए। आज हम घर में भी जाके देखते हैं, कई लोग अपने विंडो सीलिंग साफ नहीं करते, खिड़कियों को साफ नहीं करते, अपने सिंक को रोज नहीं साफ करते, घर में गंदगी रहती है। वही हम और दूसरे देशों में जाके देखते हैं, वो लोग कितना साफ सुथरा रखते हैं। इसलिए हमें अपने घर में साफ सुथरा रखने का आदत एक डालना पड़ेगा। एक बात है। दूसरी बात है कि जैसे सार्वजनिक स्थान पर वहां सफाई के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। उसको जब तक हमारे भीतर एक अपनापन नहीं जागता देश के प्रति, स्थानों के प्रति, ये काम असंभव है। आपकी प्रेरणा से, आपकी आवाज से हमारे एक युवा एक ऐसी मशीन तैयार किए हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट करती है। माने जितने अभी मंदिरों में टन्स ऑफ वेस्ट होता है, 1000 से अधिक किलो का वेस्ट होता है और इसको डालने की जगह नहीं होती और उसको कंपोस्ट होने में टाइम लगता है। हमारे एक युवा ने ऐसा मशीन बनाया। आज वो मशीन वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में और कामाख्या के मंदिर में, विंध्यवासिनी के मंदिर में, दक्षिण में इधर स्वामी मलाई में, अजमेर शरीफ दरगाह में, इस तरह से 9 अलग अलग मंदिर में, कलकत्ते के काली के मंदिर में ये मशीन लगाया गया है और दिल्ली के और गाजियाबाद के म्युनिसिपैलिटी में भी इस मशीन को लगाया। और इस मशीन में क्या करता है, तो हाथों हाथ जो 1 टन वेस्ट मैनेजमेंट, फूल का, पत्ते का, जो भी चीज है, इसको खाद बना देता है और खाद वो प्रसाद के रूप में लोग, किसान ले जाते हैं, फूल आके चढ़ाते हैं और खाद ले जाते हैं, फिर बाद में वही खाद अपना खेत में डालने के लिए। और स्वच्छता चेतना शिविर के लिए हमारे युवा 90,560 स्वच्छता चेतना जगाने की शिविर किए पूरे देश में। इसमें काफी एक एंकरेजिंग रिजल्ट्स आए। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, सुविधा के साथ गंदगी बढ़ गई है। हमें शहरों में सुविधा है, यदि हम ट्राइबल एरिया में जाएं और वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे, हम चौंक जाते हैं। वो इतना गांव को शुद्ध रखते हैं, कोई गार्बेज वहां नहीं है। शहरों में इतना बढ़ गया है क्यों हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के जगह हमें अपना पत्तल में वो लौट के जाना पड़ेगा। पहले पत्तल से ही भोजन करते थे, कुल्हड़ में करते थे। और कॉर्न स्टार्च की प्लास्टिक बनने की भी अभी नई चीज शुरू हुई है, गुजरात में ही ये शुरू हुआ है। और ये कॉर्न स्टार्च के प्लास्टिक बैग जो है रिप्लेस कर सकती है, 90 दिन में ये पूरा डिजॉल्व हो जाता है।
तो जल का स्रोत को शुद्ध रखना है, इसका भी अवेयरनेस कैंपेन हमारे लड़कों ने किया, लड़कियों ने किया है। 40,301 ग्रुप्स में जाके पॉन्ड्स को, वाटर बॉडीज को साफ सुथरा रखने में काम कर रहे हैं। आपकी प्रेरणादायक वाणी से और तेजी मिल गई इसमें। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में भारत को एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर हम ले जाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके प्रोत्साहन के जो शब्द हम सब के लिए कहे, देश भर में इस काम में लगे हुए लोगों ने कहा, और कोटि कोटि स्वच्छाग्रहियों को आपने बहुत बड़ा बल दिया अपने शब्दों से। मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आप तो हमेशा से ही समाज के सामने खड़े प्रश्नों का समाधान करने में अपनी भूमिका सक्रियता पूर्वक निभा रहे हैं। अनेक वर्षों से मेरा अनुभव रहा है कि जब भी देश और समाज के भले के लिए उनकी आवश्यकता पड़ी है, आपने, आपके सभी वॉलंटियर्स ने कभी कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए स्वच्छता के प्रति, और उसमें भी आधुनिकता आप लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, नया दृष्टिकोण लाते हैं। स्वच्छता के प्रति आपका सरोकार हृदय से बहुत बहुत सराहनीय है। आपने अपने लाखों कार्यकर्ताओं को भी इस अभियान से जोड़ा है। ये निश्चित रूप से इस विराट लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी ताकत देगा। मैं हृदय से आपको प्रणाम करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं। और मुझे आपसे जो ऊर्जा मिली है, आइए अब हम चलते हैं बेंगलुरु से सीधे गंगा के तट पर, मां गंगा के किनारे पर काम करने वाले स्वच्छाग्रहियों से भी सुनेंगे। बिजनौर से हमारा उत्साही गंगा स्वच्छाग्रही जो जुड़ रहे हैं, आइए हम स्वच्छाग्रहियों से बात करेंगे। मां गंगा के पावन तट से, महात्मा विदुर जी की धरती से मैं सौरभ सिंघल अपने स्वच्छाग्रही साथियों के साथ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपको प्रणाम करता हूं। हम लोग गंगा के किनारे जो जितनी भी गंदगी पड़ी है, जब से आपने हमें प्रेरणा दी है, आपने स्वच्छता को सेवा का रूप दे दिया और आज आपके सेवा के रूप को युवाओं ने जन आंदोलन बना दिया है। ये सिर्फ आपकी ही प्रेरणा है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आज हम लोग युवा हर जगह कहीं पे भी गंदगी पड़ी होती है, सबसे पहले उसे उठाते हैं, उसके बाद दूसरा कार्य करते हैं। आपने प्रेरणा बापूजी से ली, हम युवा आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और इसी प्रेरणा के साथ हम लोग ये स्वच्छता वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रेरणा के अनुसार हमारा जिला आज ODF हो गया है। माताओं को सम्मान, बहनों को सम्मान और सभी जितनी हमारे बच्चे हैं संक्रामक रोगों से बचे पड़े हैं और उनका गरीबों का पैसा भी बच रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी। आज जो ऊर्जा भरी है हम आपको बता नहीं सकते। आपने हमारे स्वच्छाग्रहियों में, गंगा स्वच्छता मंच के लोगों में कितनी आपने हमारे लिए आज ऊर्जा भर दी है। सौरभ जी, आपको, आपकी टीम को और विदुर की इस धरती को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। आपने मां गंगा की सच्ची सेवा की है और जो पुण्य आप कर रहे हैं उसका लाभ सिर्फ बिजनौर को या विदुर की धरती को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है। गंगा किनारे बसे गांवों में खुले में शौच से मुक्ति मां गंगा की निर्मलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। गंगा हमारी संस्कृति है, विरासत है, पहचान है। मां गंगे के प्रति समर्पण और सम्मान गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक का न सिर्फ दिखना चाहिए, बल्कि उसे कष्ट देने की मानसिकता को भी दिमाग से निकालना चाहिए। मैं गंगा तट पर बसे हर भाई बहन से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान मिलकर गंगा सफाई के लिए श्रमदान कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि बिजनौर के स्वच्छाग्रहियों की तरह की अनेक भाई बहन बरसों से इस सेवा में जुटे हैं। सरकार गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार स्थायी समाधान करने में जुटी हुई है। बहुत जल्द हमें इन प्रयासों में सार्थक परिणाम दिखने को लगेंगे। मां गंगा के लिए समर्पित साथियों से बातचीत करने के बाद आइए हम चल रहे हैं ख्वाजा साहब की दरगाह पर, अजमेर शरीफ चलते हैं। वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिन्होंने भी स्वच्छता में एक बहुत बड़ा काम किया है। आइए
उनको भी हम सुनते हैं, उनके भी आशीर्वाद लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको आदाब अर्ज करता हूं। मैं हाजी सैयद मोइन हुसैन चिश्ती, प्रेसिडेंट अध्यक्ष अंजुमन सैयद ज़ादगान, जो जमीए खुद्दाम ख्वाजा की जमात है और ख्वाजा साहब की हयात से लेकर के आज तक दरबार की खिदमत में, सेवा में और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। और खुसूसन हम आज आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपकी डायरेक्ट आवाज़ ख्वाजा साहब के दरबार में ख्वाजा साहब तक पहुंच रही है। और अब तक जितने भी लोगों से आपने बात की उसमें एक कड़ी में जोड़ना चाहता हूं। ख्वाजा का भारत महान, और महान के साथ साथ ख्वाजा का भारत महान और स्वच्छ, ये जो अभियान आपने चलाया, इस अभियान का हम ये असर देख रहे हैं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें जागरूक हैं और हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी जो है, अब हम गली गली में वो सदाएं सुनते हैं सुबह, जो उन्होंने गाने की शक्ल में बना करके लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अपने घर का कचरा ला करके उसमें डालें। तो उससे हमारे पूरे जो आसपास के इर्द गिर्द के इलाके हैं उसमें काफ़ी साफ सफाई है। दूसरी बात यह है कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं ये ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ आपसे, आप पहले प्रधानमंत्री हैं जो डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी देशवासी हैं वो आपसे गुफ्तगू करते वक्त सिर्फ अपने आप में खुशी ही महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने आप में गर्व भी कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे से डायरेक्ट पूछ रहा है, हमारे से बात कर रहे हैं। तो वजीर आजम साहब आपकी कप्तानी में अभी श्री रविशंकर जी, हमारे मित्र जरार जी भी वहाँ बैठे हैं, उनसे भी मैं सुनना चाहूंगा। अभी एक मिनट, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपकी इस स्वच्छ भारत योजना के तहत ही एक कदम आगे बढ़ा करके जिस मशीन का जिक्र अभी उन्होंने श्री रविशंकर जी ने किया, हमारे यहाँ पे जो फूल आते हैं वो पुष्कर महाराज से आते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर से, ब्रह्मा जी के इलाके से, और ख्वाजा साहब के दरबार में पेश होते हैं। उसको उन्होंने कहा खेत में डालने की, लेकिन यहाँ पर लोग श्रद्धा से आते हैं तो वो फूल की खाद बना करके पाउच की शक्ल में, चूंकि श्रद्धा से देखते हैं, तो अपने अपने घरों में गमलों में जाकर के डालेंगे। उससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। जब ख्वाजा साहब के दरबार से वो पाउच दिया जाएगा तो लोग अपने अपने घर में अगर 2-2 गमले भी लगाए तो 125 करोड़ लोगों के घर में कितने गमले होंगे। तो लोग श्रद्धा से लगाएंगे। उससे आपकी ये स्वच्छ भारत योजना जो आपने ये चलाया है अभियान, इसमें और एक कदम आगे बढ़ करके लगेगा। दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से पहले हम समाचारों के जरिए सुनते थे कि दरगाह विकास के लिए इतना राशि आई है, इतनी राशि आई है, मगर इसके पहले की सरकारों में कहाँ गई हमें नहीं मालूम। लेकिन आपकी ट्रांसपेरेंसी मैंने ये देखी कि अभी हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए और हमारे जो दरगाह के नाज़िम हैं उनसे हिंदुस्तान जिंक वालों का MOU हमारी मौजूदगी में करवाया और 61 करोड़ 22 लाख रुपए दरगाह शरीफ पे खर्च करने के लिए वो लक्ष्य रखा गया है, जिसके पहले फेज में दरगाह शरीफ का ड्रेनेज सिस्टम वगैरह और आसपास के इलाकों की साफ सफाई होगी। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी हाजिरी ख्वाजा साहब के दरबार में हो रही है और हम दुआ करते हैं। हमारे 2000 लोग हैं, अगर हम रोजाना 20,000 लोग आते हैं, अगर हमने 10-10 पाउच भी एक लोगों ने 10 लोगों को दिया तो एक दिन में 20,000 पाउच पहुंच जाएंगे और 20,000 गमले जो है आपकी इस योजना के तहत पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। और स्वच्छता, बीमारी, जब स्वच्छता होगी तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी, लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारा ये कहना है कि आपका ये जो 2 अक्टूबर तक है, इस लक्ष्य को अगर हमारे यहाँ से 20,000 लोग रोजाना लेकर के जाएंगे तो 2 अक्टूबर तक तो शायद
लाख 1.5 लाख लोग तो लेके चले ही जाएंगे। आइए जरार जी, आपसे भी सुने कुछ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदाब, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे संस्थाओं के अध्यक्षों को इस मौके से, इस अभियान से जोड़ा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अजमेर सिटी को एक स्मार्ट सिटी और SIP के तहत एक अच्छा शहर के रूप में विकसित करने के लिए जो हिंदुस्तान जिंक के साथ आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट हमें दिया है, हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रयासों से और आधुनिक तकनीक की मशीनों से दरगाह की स्वच्छता और दरगाह के एरिया को, अजमेर को विश्व स्तर का सुंदर देश बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। आपके सपने को आपका प्रयास सचमुच में बहुत प्रशंसनीय है। आपके प्रयोग से लोग सीख सकते हैं कि कैसे फूलों का सुरक्षित निपटान किया जा सकता है। आज हम फूल, पत्र आदि को नदियों, जलाशयों उसमें विसर्जित कर देते हैं, जिसमें नदियों में गंदगी फैलती है और हमारे जल स्रोत प्रभावी होते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सफल प्रयोग के बारे में आप अजमेर शरीफ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जरूर शिक्षित करेंगे। आस्था और पर्यावरण में किस प्रकार संतुलन रखा जा सकता है, इसको लेकर जन जागरण बहुत आवश्यक है और आप अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने में ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस पवित्र स्थान पर मुझे आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीच आपके पास आने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आइए अजमेर के बाद हम हरियाणा में रेवाड़ी चलते हैं। रेलवे स्टेशन में रेलवे ने, हमारे सभी रेलवे के साथियों ने कैसे काम किया है, आइए रेवाड़ी से सुनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। हम रेलवे स्टेशन रेवाड़ी व रेवाड़ी जिले व पंडाल में बैठे सभी स्वच्छता की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम राजेश है, कार्य करता हूँ। पहले डस्टबिन बहुत कम होते थे यहाँ और वो जल्दी भर जाते थे। भर जाने के कारण उन पर मक्खियाँ भिनभिनाती थी और पहले लोग पान, बीड़ी, गुटखा प्लेटफार्म भी थूक देते थे। इससे हमें रेल कार्य करने में बहुत ज्यादा घिन आती थी। परंतु अब जब से आपने स्वच्छता अभियान चलाया है और डस्टबिन भी ज्यादा आ गए हैं, जब से कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं और भर जाते ही तुरंत उनको खाली कर दिया जाता है। प्लेटफार्म की सफाई के लिए गोलाकार मशीन आ गई है जो हमेशा चलती हुई दिखाई देती है। पटड़ियों पर नाली बना रखी है और फारे वाली मशीन से सफाई होती है, जिसे हमें ट्रैक पे कार्य करने में और बढ़िया लगता है जी। जहां पटड़ियों पर गिट्टी डली होती है वहां ठेकेदार के आदमी नुकीले टूल से कचरे को उठाते हैं। इससे हम पटरी में पैदल चलने में बहुत आसान लगता है और अपना कार्य भी कर लेते हैं सही ढंग से। राजेश जी, आप खुद अनुभवी होने के कारण इतने बढ़िया ढंग से चीज को कम शब्दों में बता दिया। मैं सारे रेलवे के बंधु भगिनी को, और मैं समझता हूं देश की एक बहुत बड़ी शक्ति भारतीय रेल के सभी कर्मचारी साधुवाद के अधिकारी हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। आपने अनुभव जो साझा किए हैं वो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाले हैं। साथियों, स्वच्छता का समूह भावना से बहुत निकटता का संबंध है। ट्रेन के डिब्बे में लिखा होता है कि भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। यह इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप अपनेपन से उस संपदा की तरफ देखें और उसका संरक्षण करें। आज रेलवे में साफ सफाई को लेकर जो भी सुधार देखने को मिल रहा है, उसके पीछे आप सभी का योगदान है, आप सबका परिश्रम है। आइए हरियाणा से आगे हम अब केरल की ओर चल रहे हैं। वलिकवु आश्रम, माता अमृता आनंदमयी जी, उनके सानिध्य में जाते हैं। मैं माता जी को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। मुझे हमेशा आपका स्नेह मिला है, आपके आशीर्वाद मिले हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान को आपने हर प्रकार से एक नई ताकत दी है। आज मेरा सौभाग्य है कि आपने समय निकाला और ये सितंबर महीना आपके जन्मतिथि का भी महीना है और इसलिए मैं इसके लिए भी आपको प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। नमः शिवाय।
സ്വച്ഛ ഭാരതിലൂടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായി എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അങ്ങയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ആഹ്വാനം എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാത്തരം ആളുകളിൽ ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ പരിസരവൃത്തി, ശുചിത്വം, ജലസംഭരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഠം സ്ഥിരമായി ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുകയും ഈ കർമ്മപദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന്, ശരിയായ ശൗചാലയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അമ്മയ്ക്കും അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. കുറേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ പൂജയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, രാത്രിയിൽ പോകുന്ന ശൗചാലയമില്ല, അടുത്ത പറമ്പിൽ പോകണം. ആ ഉച്ചതൊട്ട് രാത്രി വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ, ഇതൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, സ്ത്രീയുടെ ഒരു സുരക്ഷയുടെ കാര്യം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് 101 ഗ്രാമങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ എല്ലായിടത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ശൗചാലയങ്ങൾ പണിയുകയും മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് അവരിൽ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാനൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ബാത്റൂമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ പലയിടത്ത് 10,000-ഓളം ബാത്റൂം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്നു. വേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന പാടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വേസ്റ്റിന് ഒരു ഭാഗമാണ്. എത്രയായിരം ടൺ കോടിയാണ് അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാകാൻ. അവിടെ നമ്മൾ വാഴനാരുകൊണ്ട് ആ ഒരു അസ്ഥിക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 8,000 വീപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ വെച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് 600 കിലോമീറ്ററാണ്, 300 വീപ്പ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് 8,000 വീപ്പ വെച്ചിട്ട് 4,000 സൈക്കിൾ കൊടുത്ത് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ പോയി എടുത്താൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ വ്യായാമം കിട്ടും, മലിനങ്ങൾ, പെട്രോൾ വേസ്റ്റ് കളയണ്ട. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി നട്ട് വിഷമില്ലാത്ത കളയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ വെച്ച് കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. തെരുവിടങ്ങൾ വെച്ച് നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു അവയർനെസ് വരാൻ. ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാര കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടും. അപ്പോൾ അവയർനെസ് കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ച് കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാനും പറ്റും. രോഗങ്ങൾ മലിനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ മലിനം നിന്നാണ് കൊതുകിൽ എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. കൊതുകിൽ എലിപ്പനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തിവെച്ചിട്ട് ആ മറ്റുള്ള പുതിയ കൊതുകുകളെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സേവന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിൽ സമയത്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് മുമ്പ് പറയും. माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो अम्मा आपको स्वच्छ भारत के महत्वपूर्ण विषय को दैनंदिन वार्तालाप में अग्र स्थान पर उठाने के लिए बधाई देना चाहती है। आपके इस आह्वान ने प्रत्येक नागरिक के दिल को छू लिया है और इस अभियान को देश के हर एक व्यक्ति से अपूर्व समर्थन मिला है। माता अमृतानंदमयी मठ प्रकृति के रक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जल संरक्षण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने और परियोजनाएं लागू करने की दिशा में प्रतिबद्ध एवं सक्रिय रहा है। इसी वर्ष 1,700 अभियान मठ के ओर से चलाए जा चुके हैं। माता अमृतानंदमयी मठ ने भी स्वच्छ भारत कोष में 100 करोड़ रुपयों का योगदान भी दिया है। गांवों में महिलाओं को शौचालयों के अभाव के कारण बहुत समस्या होती है। ये केवल उनकी मर्यादा का ही नहीं बल्कि सुरक्षा का विषय भी है। कई वर्ष पहले की एक घटना अम्मा को याद आती है। अम्मा को एक घर में पूजा के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि उस घर में शौचालय नहीं था और महिलाओं को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। उस दिन अम्मा को दोपहर से रात होने तक अपने पर नियंत्रण रखना पड़ा। अम्मा जानती हैं कि उसकी पीड़ा कितनी है। मठ ने पूरे भारत में 101 गांवों को गोद लिया है। हमने इन गांवों में न केवल शौचालयों का निर्माण किया है बल्कि उन गांवों
की महिलाओं को शौचालयों का निर्माण करना भी सिखाया है। इससे उन्हें आजीविका कमाने और आत्मनिर्भर होने में सहायता मिली है। इन गांवों में हम लगातार महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चला रहे हैं। केवल केरल राज्य से प्राप्त 80,000 आवेदन पत्रों में से मठ 15,000 शौचालयों का निर्माण पहले ही कर चुका है और अब भी कार्य अच्छी गति से चालू है। केवल वेस्ट मैनेजमेंट सीखना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं, हमें यह भी सीखना होगा कि क्या करें कि वेस्ट का उत्पादन ही न हो। अम्मा यहाँ एक उदाहरण देना चाहेंगे। सैनिटरी पैड्स में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती और हम जानते हैं कि वेस्ट में कभी कभार 45% तक वेस्ट इन सैनिटरी पैड्स के होते हैं। हमारा मठ सूती कपड़े में लपटे केले के फाइबर से सौख्यम पैड्स बनाने में सफल रहा है। इन पैड्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें उपयोग किए गए पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है। गांव की महिलाओं के लिए ये पैड बनाने का काम उनकी आय का साधन भी बन गया है। केरल राज्य त्रिवेंद्रम से कासरगोड तक लगभग 600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अम्मा की योजना थी कि हाईवे और मुख्य मार्गों पर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर हो। उनकी योजना अनुसार स्वयंसेवक हफ्ते में 2 बार साइकिल पर जाकर इन कलेक्शन सेंटरों से कचरा उठा कर ले आएंगे। इसी बहाने उन स्वयंसेवकों का व्यायाम भी हो जाएगा। इस काम के लिए हमने 6,000 कचरे के डब्बों और 4,000 साइकिलों का ऑर्डर भी दे दिया था। इन स्वयंसेवकों को इस कचरे से कंपोस्ट बनाने भी सिखाया जाने वाला था। इस कंपोस्ट का उपयोग खेतों में खेती के लिए या वे अपने इलाकों में सब्जियां उगाने के लिए कर सकते थे। कुछ घंटे काम करने के लिए इन लोगों को 1,000 रुपए प्रति सप्ताह वेतन भी मिलता। इस प्रकार से ये ग्रुप 2-2 किलोमीटर की देखभाल करते और सारा राज्य साफ सुथरा रहता। किंतु चूंकि हाईवे PWD विभाग का अधिकार क्षेत्र होते हैं, इसलिए हम इस योजना को कार्यरत नहीं कर पाए। अम्मा कहती हैं, डायबिटीज के रोगी यदि दवाएं लेते रहें लेकिन मिठाइयां भी खाते रहें तो उनका शुगर कभी काबू में नहीं आएगा। उन्हें इस बात की भी जागरूकता होनी चाहिए कि क्या खाएं और क्या न खाएं। अम्मा यहाँ पर एक देती है, अम्मा की अभिलाषा है कि प्रत्येक स्कूल और कॉलेज महीना में 1 या 2 बार स्वच्छता अभियान चलाकर अपने आसपास के 2 किलोमीटर तक के इलाके को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी रखे। रिसर्च के मार्ग पर भी आश्रम की ओर से बहुत कुछ मिला है। मठ की ओर से रिसर्च भी चलाया जा रहा है कि किस प्रकार मच्छरों में जीन इंजेक्ट करने से डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों को पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया जाए। देश भर में जारी इस जन आंदोलन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को अम्मा प्रतिध्वनित करते हुए आपको विश्वास दिलाती है कि स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए माता अमृतानंदमयी मठ हर संभव प्रयास उपलब्ध कराएगा। मैं माता जी को प्रणाम करता हूं और मैं माता अमृतानंदमयी जी ने आज समय भी निकाला, हमें आशीर्वाद भी दिए और इस पवित्र कार्य में आपने नई ताकत दी है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और आप इस पवित्र लक्ष्य को पाने में आपका आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी ताकत है। देश के गरीब जरूरतमंद के लिए आप हमेशा उम्मीद और रोशनी की किरण रही है और मुझे तो आपने बहुत स्नेह दिया है। कच्छ में भूकंप से लेकर के आज तक जब भी सेवा का काम रहा, आप हमेशा 2 कदम आगे बढ़ करके आगे आई है। मेरे भीतर गरीबों की सेवा का भाव और मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता ही सेवा के प्रति जो आपने अपना आशीर्वाद दिया है, आपने धन दिया है, आपने समय दिया है, आपके कार्यकर्ताओं को लगाया है, आपने एक पूरे मिशन को एक नई गति दी है, नई ऊर्जा दी है। आपने शौचालय के निर्माण के लिए जो बहनों को मिस्त्री का काम सिखाने का अभियान चलाया है, वो सचमुच में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम है। बहनें और बेटियां स्वच्छता की दूत तो पहले से ही थे, अब आपने स्किल और सशक्तिकरण को भी इससे जोड़ा है। इस प्रयास को विस्तार देने के लिए मैं हमेशा आपको प्रणाम करते हुए मैं आज फिर एक बार देशवासियों से कहना चाहता हूं कि देश भर के स्वच्छाग्रहियों के संकल्प और समर्पण को हमने देखा, सुना, जाना, अनुभव किया।
कैसा अभूतपूर्व संयोग है। देश के बड़े गणमान्य लोगों के करीब करीब 2 घंटे इस प्रकार से इस कार्य में इस प्रकार से सहभागी होना, उनके अनुभव सुनना, हमें अंदाज आता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में किस प्रकार से स्वच्छता के प्रति 125 करोड़ देशवासियों ने इस आंदोलन को पूरी दुनिया के सामने आज प्रस्तुत किया। दुनिया देख रही है। भविष्य में इस जन आंदोलन के बारे में जब भी लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो आप सभी स्वच्छाग्रहियों का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस प्रकार आजादी के लिए जीवन देने वाले शहीदों को आज आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है, आपका भी योगदान उसी आदर और सम्मान के साथ पूज्य बापू के सच्चे वारिस के रूप में विश्व याद करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आप राष्ट्र के नवनिर्माण, गरीब कमजोर का जीवन बचाने और देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में पुनः स्थापित करने वाले एक सेनानी बन गए हैं। 125 करोड़ की शक्ति असीम है, अनंत है। हमारा उत्साह उफान पर है, हमारा विश्वास चरम पर है और हमारा संकल्प सिद्धि के लिए है। आप सभी श्रमदान के लिए तैयार और तत्पर हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि मुझे भी आपके साथ कहीं न कहीं श्रमदान के इस काम में जुड़ना है। मैं फिर से एक बार आपकी प्रेरणा के लिए, आपके पुरुषार्थ के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छता ही सेवा मिशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ शौचालय बनाने भर से भारत स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉयलेट की सुविधा देना, कूड़ेदान की सुविधा देना, कूड़े के निस्तारण का प्रबंध करना, ये सभी सिर्फ माध्यम है। स्वच्छता एक आदत है जिसे नित्य के अनुभव में शामिल करना पड़ता है और ये स्वभाव में परिवर्तन का यज्ञ है जिसमें देश का जन जन सभी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं और स्वच्छता कार्यक्रम महात्मा गांधी के सपने को पूरा करेगा। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।